सॉरी दोस्तों, कुछ इंटरप्शन के कारण मुझे प्रीवियस वीडियो रोकना पड़ गया, बट एनीवे हम वही न्यूज़ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम छोड़े, वो मैं पार्ट 1 कर दूंगा, ये अब पार्ट 2 रह जाएगा। तो न्यूज़ ये है कि डिमांड फॉर होम कंटिन्यूज टू आउटपेस सप्लाई, लिफ्टिंग प्राइसेस, स्टबन इन्फ्लेशन को रिक्वायर हाई रेट्स फॉर लॉन्गर, हाउसिंग रिबाउंड पोजेस चैलेंज फॉर फेड्स इन्फ्लेशन फाइट। देखिए क्या हो रहा है कि हर कंट्री का जो इंडेक्स रहता है उसमें एक हाउसिंग का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। अब उस वेटेज के कारण क्या होता है कि भाई आप जो है, अगर मान लो हाउसिंग का प्राइसेस ऊपर जाएगा तो ओवरऑल आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स ऊपर जाएगा। यूएस का जो इन्फ्लेशन टारगेट है, यूएस बार बार मिस कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि हाउसिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब हाउसिंग के जो, क्योंकि प्राइस बढ़ते जा रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम भी कर रही है, मतलब बढ़ा भी रही है, तो भी इन्फ्लेशन कम नहीं हो पा रहा। अब ये देखिए हो क्यों रहा है। एक तो ना यूएस में पोस्ट कोविड के बाद पेंटअप डिमांड अचानक से हाउसिंग का आया है। सेकेंड चीज़ सप्लाई अगर आप देखोगे तो हाउसिंग का एकदम भी कम नहीं है। क्या बोला जा रहा है इसमें फैक्टर, जब यूएस में जब इंटरेस्ट रेट कम थे ना, तो कई सारे लोगों ने लोन उठाया था। जब पोस्ट कोविड में गवर्नमेंट जो है ईजी मनी पॉलिसी कर रही थी, तो कई सारे लोगों ने कम इंटरेस्ट रेट में लोन उठाया था। अब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम अपना ये लोन को क्यों चुकाएंगे अभी। अगर मान लीजिए, देखिए जैसे उनके पास और भी अगर रिक्वायरमेंट है, उनके पास अगर सरप्लस पैसा भी है मान लीजिए, तो वो लोन को नहीं चुकाएंगे। क्यों नहीं चुकाएंगे? तो लोग ये बोलेंगे भाई मैं इस लोन को, हाउसिंग लोन को ना चुकाऊं, मैं इनफैक्ट ये पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो भी मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू माई इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट इतना कम है। तो भाई वो पैसा को, और फाइनेंशियल मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी सेंस है तो यही चीज़ ये बोलेंगे कि भाई हम कम इंटरेस्ट वाले को थोड़ी ना चुका दें, जहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब एज एन अगर आप 2% में लिए हुए तो आप 4% मार्केट में कमा सकते हो, तो आप मार्केट में कमाते रहोगे, आप लोन आपका धीरे धीरे चुकता रहेगा। ये चीज़ इंडिया में भी होता है दोस्तों। अगर आप मान लो कि भाई हाउसिंग लोन क्योंकि कम रहता है परसेंटेज, तो आप अगर आप उससे लेते हो लोन तो आप उसको एकदम एंड में चुकाते हो, कंपेयर टू आपका जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है या आपने ईएमआई वगैरह कराया है, तो आप उसको जल्दी चुकाने की कोशिश करते हो कंपेयर टू आपका यह हाउसिंग लोन वगैरह। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया है राइजिंग स्टार अमंग ग्लोबल फ्लेक्सिबल ऑफिस मार्केट्स। देखिए क्या है कि ग्लोबल फ्लेक्सिबल और ऑफिस मार्केट्स अभी काफ़ी उस पर आ गया, डिमांड में आ गया है। कई सारी कंपनी जो है, छोटे से छोटा बोल लो, बड़े से बड़ा बोल लो, सारे वर्क फ्रॉम ऑफिस चालू कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने न्यूज़ चेक किया था जिसमें इन्फोसिस के वर्कर्स को बोला जा रहा है कि भाई आप वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट करो। हो क्या रहा है कि अब ये सब चीज़ के कारण जो ऑफिस स्पेसेस पहले बहुत सस्ते में मिल रहा था, अब वो सब ऑफिस स्पेस जो है वो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो इनएक्सेसिबल ही हो गया, आप समझ लो एक तरह से देखा जाए तो। और वो फिर कहाँ जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली वो शेयर्ड स्पेसेस, जैसे वीवर्क आपने सुना होगा, या ओयो का इनोवेट करके एक आया है वो सुना होगा। तो ये शेयर्ड स्पेसेस में काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ताकि क्या होता है, आपको ये शेयर्ड स्पेसेस में अगर आप चेक करोगे तो पर डे भी आपको सीट्स अवेलेबल रहते हैं, पर मंथ भी आपको सीट्स अवेलेबल रहते हैं। कितना आपको सीट्स बढ़ाना है, मान लो अगर आपको 4 सीट्स चाहिए तो 4 सीट्स भी मिल जाएंगे पूरे ऑफिस में। 4 से 8 करना है एकदम से तो वो भी हो अवेलेबल है। तो इस टाइप का क्या होता है, कई सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस रहते हैं ये सब शेयर्ड स्पेसेस में। तो इसलिए लोग बिजनेसेस जो है काफ़ी ज़्यादा, जो जिनके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर्स और जिनके एम्प्लॉयज़ भी कम है, मतलब अगर मान लो आपके 100 एम्प्लॉयज़ हो तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि आप पूरा फ्लोर बुक कर लो, बट आपके 4-5 एम्प्लॉयज़ है तो आप शेयर्स बेसिस ही बुक करो। नेक्स्ट इज दोस्तों, ट्राई सपोर्ट सिलेक्टिव व्हाट्सएप टेलीग्राम बैन टू एंड नेट ब्लैकआउट्स। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कोई नेट का आ जाता है कि भाई अब नेट जो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न। जैसे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि भाई इंडिया में तो अगर कई पार्ट्स में हो गए ऐसे इंटरनेट कट्स, तो जहाँ पे भी राइट वगैरह का प्रॉब्लम रहता है तो इंडिया गवर्नमेंट सबसे पहले नेट बंद करती है, ताकि इससे और फेक न्यूज़ और ये सब चीज़ फैलना बंद हो और गवर्नमेंट सिचुएशन को काम डाउन करे, देन फिर उसको धीरे धीरे करके रिलीज़ करते जाएँ। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जब आप इंटरनेट बैन वाइड मतलब सारे चीज़ों का बैन लगा देते हो इंटरनेट पे, मतलब आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, उससे क्या होता है एसेंशियल सर्विसेज, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा एजुकेशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए भी सर्विसेज बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि सिलेक्टिव बैनिंग करें। मतलब आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम से सपोज बैन हो जाएगा, बट आपका एजुकेशन का मान लीजिए अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म में बायजूस में अगर आप कोई वीडियोज़ देख रहे हो तो वो चलता रहेगा। तो इस टाइप का बैनिंग, सिलेक्टिव बैनिंग के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है।
ट्राई बोल रहे हैं कि भाई हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, बट OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ तो गलत है, अगर आप ऐसा करोगे आप बल्कि रेगुलेट करो ना, हमें और रेगुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ऐसे सिलेक्टिव बैनिंग हम पे टारगेट करोगे, हम तो ऑलरेडी IT एक्ट के अंदर गवर्न हो रहे हो, फिर अगर आप नया रेगुलेशन लेके आओगे तो हमारा तो इनोवेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इस टाइप का उन्होंने क्लेम रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ऐप्स में लूज़ द कंटिन्यूस कंसेंट इन डिजिटल इंडिया बिल। ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। मैं बोलूँगा एक डेटा प्राइवेसी को लेके काफ़ी अच्छा इंडिया गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इस चीज़ को देख रही है कि भाई ट्राई जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो बोल रही है कि भाई अब जो ऐप्स वगैरह का जो यूसेज है ना, अगर आप देखोगे तो आप जब ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि दे कैन यूज़ अ पर्सनल डेटा, एंड ऑब्वियसली हम फिर अलाउ कर देते थे, क्योंकि अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो वो शायद हो सकता हो ऐप को डाउनलोड करना ना दे। बट आप ये चीज़ सोचो कि अगर हम एक बार के लिए कंसेंट दे देते तो वो क्या उनके लिए लाइफ टाइम के लिए एक प्रॉपर्टी बन गया? नहीं होना चाहिए, राइट? ऐसा तो क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि डिजिटल इंडिया बिल में गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि हर बार जब भी आप उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूजेज मतलब इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे तो आपको हर बार कंसेंट लेना पड़ेगा। सपोज तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास एक परमानेंट स्टोरेज नहीं रहा मेरा इन्फॉर्मेशन का, मतलब कंज्यूमर का इन्फॉर्मेशन का। आप हर बार जब भी यूज़ करोगे तो आप उससे पूछ के यूज़ करोगे, ठीक है? अगर आप स्टोर कर भी लो अपने पास वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप यूसेज तो मेरे से पूछ के ही करोगे, तो फिर वो स्टोरेज का क्या मतलब? हाँ, अब कोई जो कंपनी है वो अलग से एकदम फ्रॉड तरीके से यूज़ करे तो उसके लिए एक अलग रेगुलेशन है, बट अगर ये चीज़ प्रैक्टिकली हर कंपनी इंप्लीमेंट करती है तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सिटी गैस कंपनी स्नैप अप चीप लोकल सप्लाई। देखिए, ये न्यूज़ मैंने इसलिए कवर किया है मेनली कि आपको ये चीज़ दिखाया कि सेक्टर वाइज इंपोर्टेड गैस का शेयर क्या है। सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने में शॉकिंग लग रहा होगा तो वो चीज़ है कि 56% फर्टिलाइजर सेक्टर्स में यूज़ होता है आपका इंपोर्टेड गैस, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिफाइनर्स में, पावर प्लांट्स, और जो आपका जो सिटी गैस है उसमें सिर्फ 99% लगता है। सिटी गैस मतलब जो अपने जो ये सब यूज़ करते हैं कंज्यूमर हाउस होल्ड वगैरह के यूज़ के लिए करते हैं, और पावर प्लांट्स तो आपको पता ही है कि भाई जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स वगैरह है उसके लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट से 5% यूज़ करते हैं, बाकी 10% अदर्स में चले जाते हैं। तो मुझे बस ये दिखाना था कि आप देखिए फर्टिलाइज़र का कितना परसेंट शेयर रहता है। तभी आप देखते होगे ना, जब अभी जो फर्टिलाइज़र कंपनीज वगैरह है अभी ये इतना मार्जिन क्यों बुक कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका जो गैस का कॉस्टिंग है वो कम हो गया। अगर आप गैस के कॉस्टिंग की बात करें तो पिछले साल जो अप्रैल टू जून का जो महीना था जिसमें एक बेंचमार्क किया जाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेंचमार्क जापान कोरिया मार्कर, उसमें अप्रैल टू जून का एवरेज था इस साल ₹11 एंड $11, एंड इसी अगेंस्ट में एक साल पहले था $29। तो आप देखिए कितना फ़र्क है, मतलब आधा से भी कम है। तो ये सब से क्या होता है, नेचुरल गैस का जब प्राइसेस कम होता है तो फर्टिलाइज़र का बढ़ता है, फर्टिलाइज़र का और भी चीज़ों के कारण खैर फैक्टर्स होते हैं, बट आप ये चीज़ देखिए नेचुरल गैस से भी फर्टिलाइज़र का इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, IT लेंस ऑन यूज़ ऑफ मल्टीपल पैन कार्ड्स इन वेडिंग्स बिग परचेजेस। देखिए ये बहुत ही कंटिन्यूइंग न्यूज़ है, बताऊंगा मैं कि भाई हर दिन IT कंपनीज किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टारगेट करके उनके लिए एक स्ट्रिंजेंट लॉ लेके आ रही है ताकि टैक्स इवेजन कम हो पाए। पहले मैंने आपको बताया था सैलरी वगैरह को लेके, फिर बिजनेसेस वगैरह को लेके, फिर ये आम जनता को लेके। भाई क्या होता है कि जब आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते हो वेडिंग्स वगैरह को लेके, और वेडिंग्स वगैरह में क्या रहता है कि भाई अब होटल वाले लोग, कई लोग तो इंसिस्ट करते हैं ना कि भाई हमें एक नंबर पे सारा पैसा चाहिए, कई 2 नंबर पे भी मान जाते हैं, बट मैक्सिमम सब एक नंबर पे बोलने लगते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की अगर आप बात करो तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स जो है अपने बोल देते हैं कि भाई आप स्प्लिट कर दो। मान लो अगर आपका 20 लाख का बिल है तो 4 फैमिली मेम्बर सब 5-5 लाख में स्प्लिट कर दो, ताकि 5-5 के पैन कार्ड में भी चढ़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब केसेस को गवर्नमेंट थोड़ा देखेगी। सेकेंड चीज़, गवर्नमेंट ये भी चीज़ देखेगी कि भाई ऐसा भी होना चाहिए कि भाई आप जैसे 2 लाख के ऊपर का कोई सामान खरीदते हो ना मॉल वगैरह में, तो अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो उसका जो है उनको डिटेल्स लेना पड़ेगा पूरा और डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा IT डिपार्टमेंट को। कंज्यूमर्स क्या करते हैं इससे बचने के लिए, बड़े बड़े मान लीजिए ब्रांड्स का अगर आपने 2 लाख से ऊपर का शॉपिंग किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़े से आप 2 लाख के ऊपर का शॉपिंग किया है, तो ये क्या करते हैं ब्रांड्स, इनको स्प्लिट कर देते हैं बिल्स कि भाई 10 बैग के जगह वो एक बैग की जगह 10 छोटे छोटे बैग्स का बिलिंग दिखा देते, तो ऑब्वियसली वो 2 लाख के नीचे का हो जाएगा। बट इसमें क्या है,
क्योंकि ये जो जो स्प्लिट करते हैं ये ओनर के साथ भी एक रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट के साथ होता है। मैक्सिमम देखिए मॉल्स वगैरह में क्या होता है, आपको रेंट से ज़्यादा एक ये भी एक कंपोनेंट रहता है कि आपको आपका रेवेन्यू का इतना % हमें शेयर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि भाई अब जब आप रेवेन्यू के लिए शेयरिंग के लिए एग्रीमेंट के लिए डालोगे तो उनको तो आप सही से डिस्क्लोज करेंगे, तो आईटी डिपार्टमेंट कहना है कि हम उनसे फिर इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो पकड़े जाओगे। ऐसा आईटी डिपार्टमेंट का कहना, बचना तो मुश्किल ही है। नेक्स्ट इज ऑल्सो DOT सर्च विंग टू फैसिलिटेट टेलीकॉम IPRs। देखिए अब जो है DOT का जो रिसर्च विंग है, जिसको हम बोलते हैं कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये पहले क्या करता था, सिर्फ फैसिलिटेट करता था। पहले सिर्फ क्या करता था कि भाई नेगोशिएट करता था IPRs वगैरह को लेके। अब वो लोग फैसिलिटेट भी करेंगे। तो CDOT, which is the Research and Development Wing of the Department of Telecommunication, will only act as a facilitator for standard essential patent negotiations and shall not have any financial liability or obligation towards any parties. Next is also China's Politburo signals easing property policies debt risk plan। देखिए चाइना ने अपने पोलिटब्यूरो के जो इवेंट है उसमें 2 चीज़ों को मेन हाईलाइट किया है, ठीक है। एक तो ये हाईलाइट किया है कि भाई हम अपना प्रॉपर्टी पॉलिसीज जो है वो ईज़ कर देंगे, एज इन इंटरेस्ट रेट वगैरह इतना और कम कर देंगे और ये सब पॉलिसीज़ को इतना अमेंड कर देंगे ताकि ये फेवरेबल हो जाए एक प्रॉपर्टीज़ को, मतलब प्रॉपर्टीज़ के बाइंग सेलिंग पे। और दूसरा डेट रिस्क प्लान। डेट रिस्क प्लान क्या चीज़ के लिए कि भाई चाइना के जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका डेट मैनेजमेंट कैसा करना है, वो चीज़ चाइना मेन चीज़ पे टारगेट कर रही है। ऑब्वियसली सब चीज़ किस लिए, काउंटिंग स्लो डाउन इन ग्रोथ, मतलब जो भी ग्रोथ हो रहा है उस पर जो स्लो डाउन हो गया है उसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। चाइना का अगर प्रॉपर्टी मार्केट विच अलॉन्ग विथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ अगर देखा जाए तो जैसे जो प्रॉपर्टी मार्केट्स वगैरह, क्योंकि चाइना में कमर्शियल बोलो रियल एस्टेट बहुत आपके पीक पे रहता है, मतलब बहुत एक मेजर शेयर अकाउंट करता है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो अलॉन्ग विद दी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वो 20% तक चाइना में होल्ड करता है। अगर चाइना अगर सिर्फ वो इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर ले तो आप समझिए कितना अच्छा एक बूस्ट मिल जाएगा चाइना के इकोनॉमी को। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, IT डिपार्टमेंट सेंड्स 1 लाख नोटिस ओवर अंडर रिपोर्टेड इनकम। अगेन ये चीज़ है कि भाई 50 लाख से ज़्यादा का जिसका इनकम है, IT डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई जिन्होंने अंडर रिपोर्ट कर रखा है तो उनका जो है उन्होंने नोटिस भेजना चालू कर दिया है, ठीक है। टैक्स लॉ अलाउज टू रीओपन पास्ट असेसमेंट्स अप टू 6 ईयर्स। अब 6 साल पहले तक का भी अगर आपका कोई असेसमेंट ड्यू रहेगा तो वो IT डिपार्टमेंट जो है उसे खोल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक टोल्ड टू अलर्ट कस्टमर्स ऑन फ्रॉड रिलेटेड टू मुद्रा लोन्स। देखिए बैंक्स वगैरह जो है वो कस्टमर्स को बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई आपके मुद्रा लोन के उसमें फ्रॉड हो सकता है। एज इन मैं आपको बताता हूँ क्या है मुद्रा लोन। तो आपको पता है कि भाई ये MSMEs के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर था कोविड के टाइम में, इनफैक्ट पोस्ट कोविड भी। अब क्या हो रहा है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ जा रहे हैं ऐसे जो इससे फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड एज इन क्या कर रहे हैं, या तो आपके एकदम फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे रहे हैं, या तो क्या कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट वगैरह ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, रिकवरी के टाइम में और थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म जो फ्रॉड के अलग अलग कैटेगरीज हैं उसको कर रहे हैं। तो अब RBI ने ये चीज़ बोला है कि भाई, मतलब गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला है कि इन प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा आप ध्यान रखो। फ्रॉडस्टर्स क्या कर रहे हैं कि भाई मुद्रा लोन सीकर्स बाय प्रॉमिसिंग लो इंटरेस्ट एंड फास्ट क्लियरेंस, ये चीज़ बोल के उन लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मतलब पहले पैसा ले लेते और उसके बाद बोल देंगे भाई हम जल्दी जल्दी आपका लोन प्रोसेस करा देंगे। वो भी चीज़ नहीं कर रहे, मतलब वो भी चीज़ का एक फ्रॉड हो रहा है। तो बैंक्स वगैरह को ये चीज़ बोला गया है कि भाई अवेयरनेस थोड़ा फैलाइए, कैंपेन वगैरह करके थोड़ा अवेयरनेस फैलाइए, अपने अकाउंट्स मतलब अपने बैंक्स वगैरह में ये सब चीज़ का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि भाई ये सब चीज़ का फ्रॉड होता है और कैसे क्या एक लीगल प्रोसेस से आप मुद्रा लोन के हिसाब से जा सकते हो। तो वो आप थोड़ा सा देखिए। लास्ट ईयर एज ऑफ मार्च NPS रिलेटेड टू मुद्रा लोन स्टूड एट 3.17% ऑफ द क्रेडिट डिस्पर्स। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक चीज़ आपको शॉकिंग लगेगा सुनने में, जितने भी जो NPS है ना, छोटे मोटे MSMEs नहीं रहते ज़्यादा। NPS सबसे ज़्यादा एक हाई वैल्यू लोन पे रहते हैं। छोटे मोटे अगर आप NPS का परसेंटेज देखोगे, मैं आपको इस चीज़ के लिए अगर आप चाहते थे वीडियो बनाने के लिए बना दूंगा। NPS का परसेंटेज जितना बड़े लोन में रहता है ना, उतना बहुत कम के हिसाब से छोटे लोन में रहता है। छोटे मोटे जो MSMEs रहते हैं ना, वो बल्कि बेचारे
ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट पूरा मतलब वो पूरा का पूरा पेमेंट कर दे, डन कर दें। बड़े जो रहते हैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, इनका क्या रहता है कि ये थोड़ा सा एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं जल्दी। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट ऑफरिंग्स एट कंपनीज इंक्लूड एग स्पर्म फ्रीजिंग। देखिए क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो आईटी कंपनीज है बेसिकली, या और भी जो कंपनीज़ है, मतलब जैसे कि एक्सेंचर हो गया, मिंत्रा हो गया, सैप इंडिया हो गया, एफआई मनी हो गया, सिंक्रोनी हो गया, मतलब इस टाइप के कई सारे कंपनीज, मैं सिर्फ आईटी कंपनी नहीं बोलूँगा, फिनटेक कंपनीज भी है इसमें। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप एग या स्पर्म फ्रीजिंग कर लो। देखिए होता क्या है, जब आप एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर जाते हो ना, तो आपका जो वुमेन में जैसे एग रहता है, जैसे 36 ईयर्स के पहले बोला जाता है कि भाई आप फ्रीज़ करके रख लो, और मेन में भी ऐसे ही रहता है कुछ एज का, और आप फ्रीज़ करके रख लो। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको चाइल्ड प्लानिंग अभी नहीं करना है, एट ए लेटर स्टेज करना है, बट इवन यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज आपका या तो बाद में वो फर्टिलिटी इतना रहेगा नहीं जितना अभी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई फ्रीज़ कर देते हैं अपने एग्स को, ठीक है। और अब क्या है, एम्प्लॉयर्स जो अपने इंश्योरेंस में ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है साइरो प्रिजर्वेशन, ठीक है। जब आप अपना एग या स्पर्म्स को एग या स्पर्म्स को आप फ्रीज़ करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज साइरो प्रिजर्वेशन। तो इसमें आप बाद में जब भी आपके पास फिर लगेगा कि नहीं आप चलो ठीक है अब बच्चा के लिए हम प्लान कर सकते हैं, तो आपको वही एग और वही स्पर्म से आप अपना फर्टिलाइजेशन करके जा सकते हो, उस चीज़ में चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं। तो सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा आपके व्यू पॉइंट्स, एंड एंजॉय करिए। हैव अ नाइस डे।